देखिए सर, हम लोग अभी तक बस इतना पढ़े हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगा नहीं, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अगर फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अगर फोर्सेस होंगे और ये अगर वर्क डन करेगा तो उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, ये सारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोगों को इस बात पे काम करना है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है या कब होता है, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों ना हो, सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्पेशली मेंस वालों को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन बहुत लो लेवल का पूछता है जो आपसे ऐसे बन जाएगा, लेकिन मेंस को ना आज के कंसेप्ट से हेल्प मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, इंक्रीजमेंट हुई है ज़्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी कम घटा है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ मास के लिए बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनकी बात करेंगे। मास के लिए तो सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की बात होगी ना, हम लोग यहाँ पे जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में आपका स्प्रिंग फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो ये सारे फोर्सेस की बात की जा रही है। इवन किसी पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं कर रहे हम लोग। जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो फिर वहां पे सिर्फ उसी की बिहेवियर को देखेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वहां पे ना पोटेंशियल एनर्जी उस केस में जैसे जैसे उसे उसकी भी सेपरेशन बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एग्जांपल के लिए हम आपको समझाते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स ले लेते हैं। एक ऐसा फोर्स बताओ जिसका नेचर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी अट्रैक्टिव इन नेचर। तो हम एक ऐसा फोर्स लेते हैं जिसमें दोनों बातें आपको समझा पाए, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है? हाँ। क्या अट्रैक्टिव नेचर का होता है? हाँ। रिपल्सिव नेचर का होता है? हाँ। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है इतना तो सबको पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज अगर Q2 है, पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करेगा फोर्स का नेचर। इनके बीच का सेपरेशन अगर R है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एग्जिस्ट करता है इनके बीच का वो होता है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इन जनरल की बात करें तो। ठीक है, अब यहां पे है क्या कि अगर ये तो चार्ज की मैग्नीट्यूड होते हैं ना, अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो, पहले समझ लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो फिर मामला बनेगा। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 अगर नेगेटिव है तो इस फोर्स का नेचर कैसा होगा? इस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। यस और नो? गुड। कब? जब एक पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बनेगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। और इसी फोर्स का नेचर सेम मैग्नीट्यूड वाला रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, ये कब? जब पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने होगा या नेगेटिव नेगेटिव आमने सामने होगा। ये सुनो, नहीं, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आमने सामने होगा तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद होगा तो बताओ। ताजा ताजा है, अल्लाह नहीं पता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे बाय के, हाँ, बाय आर होता है। के Q1 Q2 बाय आर होता है। नहीं, E बराबर सॉरी F बराबर QE, याद आ रहा है? ये है E इक्वल टू F बाई क्यू। सॉरी, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। कौन सी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हो गया ना। हाँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको इस टर्म में समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस टाइप का। खैर जो भी,
हाँ ये कट जाता है यार। खैर ये हुआ आपका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम लोग समझेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस ये डाटा समझना जरूरी है। ये जो हम पूरा इंफॉर्मेशन लिखे हैं ये से आप किसी एग्जांपल से समझ सकते हैं बेटर तरीके से। अब आप ये बताइए, अगर हम लोग पहले जब फोर्स का नेचर रिपल्सिव हो, रिपल्सिव फोर्स में कौन सा होगा? दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, फोर्स रिपल्सिव है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाइए, इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीजेज, दिख रहा है डिक्रीजेज, ये तो क्लियर है। अब यहां पे अगर डिक्रीजेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, फोर्स ये क्या बोल आर बढ़ाने से, ये आर क्या है? इनके बीच का सेपरेशन। गुड। अब अगर आप मान लो इसको ऐसे समझो, जैसे दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, इनके बीच का क्लोजनेस अभी है, जितना आर कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही, सीधी सी बात है, आर जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पे ये देखो, आर का वैल्यू जितना कम पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा, यस और नो? आर का वैल्यू बहुत कम है ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा है कि नहीं है? जैसे जैसे आर बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, इसमें कोई दिक्कत? इसका मतलब जब फोर्स हमारा रिपल्सिव इन नेचर का होगा, रिपल्सिव इन नेचर का होगा, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, बढ़ेगी। आई बात समझ में? कहानी वही लिखे हैं कि व्हेन द पार्टिकल्स मूव अपोजिट टू द फील्ड, ये हुआ कैसे? वही जो नेगेटिव वर्क डन वाली कहानी है, ठीक है? तो बाय द फील्ड ये क्या होगा? वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव, और वर्क डन अगर नेगेटिव हुआ, यहां पे देखो वही वर्क डन और एनर्जी के रिलेशन के साथ हम बताए थे कि वर्क डन अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, उनकी एनर्जी गेन, एनर्जी गेन। अरे वर्क डन बाय द ब्लॉक नेगेटिव होता था तो एनर्जी वो ब्लॉक गेन करता था ना, तो एनर्जी गेन करा तो उनके पास एनर्जी आई ना, इस सेंस में समझ पाए? अब मान लो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव इन नेचर तो एक पेयर बनेगा, ये वाला पेयर बनेगा अट्रैक्टिव नेचर। तो देखो फॉर्मूला तो तुम्हें यहां पे वही इंफॉर्मेशन देगा, फॉर्मूला तुम्हें वही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन ये चीजें कहां हो जाएगी? नेगेटिव में। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, अगर प्लस माइनस वाला पेयर होगा, प्लस माइनस वाला पेयर होगा तो रिपल्सिव अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, और अट्रैक्टिव इन नेचर होगा तो आप ये बताइए कि ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये इसको बढ़ना नहीं कहते, नेगेटिव में बढ़ना का मतलब घटना होता है। नेगेटिव में -10 और -4, -10 कम हुआ ना, तो ये नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब ये घट रही है बहुत ज्यादा। समझ पाए? देखो आर तो ये सेटिस्फाइड है ना, जैसे जैसे आर बढ़ेगी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये वाला कर्व छोटा छोटा होता जाएगा। आर बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में क्या होगा? देखो आर का वैल्यू यहां पे है, आर का वैल्यू मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम, यानी नेगेटिव में बहुत कम। समझ पाए? ये तब हुआ है जब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव इन नेचर फोर्स जब भी होगा, कारण ये होता है कि जब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है उस वक्त वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब एनर्जी सप्लाई हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर मतलब एनर्जी डिक्रीजेज, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग आर। नहीं समझ पाए? दो बातें आपको समझनी है, सिंपल सी बात है कि अगर फोर्स का नेचर, या आपको पता है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ है मतलब आपने एनर्जी सप्लाई करी है, वर्क डन पॉजिटिव हुआ है आपने एनर्जी सप्लाई करी है, और एनर्जी सप्लाई मतलब एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी घटी। और वर्क डन अगर नेगेटिव हुआ है तो आपने एनर्जी गेन करी है, एनर्जी गेन करी तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? या तो उसको ऐसे याद रखो, और अगर फोर्स के टर्म में याद रखना है तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव याद रखना। ये कर्व जो आता था, ये ग्राफ जो आता था वो हमने तुम्हें समझाया, ये ग्राफ, ठीक है? इसके बेसिस पे अगर ये तुम समझ गए हो तो एक बढ़िया जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो तुम्हें समझ में आएगा तब, अगर ये मैटर आप समझ गए तो। हमें, मेरा मकसद था पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझाना, जिस पे सवाल पूछता है जेई, उसके लिए ये बैकग्राउंड, इसका बेसिक हुआ ये बात समझ पाए? रिपल्सिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आर के बढ़ने से बढ़ेगी, और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आर के बढ़ने से, इसका मतलब एमजीएस के साथ क्या हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या हो रहा है?
नहीं बाबू, तुम जो कह रहे हो ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सही बात है ना, तो नेगेटिव में बढ़ेगी ना बाबू। और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब घटना हुआ। हाँ तो कर्व क्या शो कर रहा है, कर्व ये कह रहा है कि आर का वैल्यू कम है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बहुत ज्यादा है। तो -100 और मान लीजिए -50, कौन ज्यादा? क्लियर है? नेगेटिव में समझ पाए? हाँ, गेन में कहा, गेन में फिर ये नेगेटिव कहां से आएगा? अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है तो फिर एनर्जी नेगेटिव कहां है? एनर्जी पॉजिटिव ना। नहीं समझे बात को? अगर आपने एनर्जी गेन करी है तो एनर्जी पॉजिटिव ना। वर्क डन अगर आपका नेगेटिव हुआ है तो एनर्जी पॉजिटिव ना, तो एनर्जी पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है। सही बात है, आई बात समझ में? गुड। यहां से ये बातें समझ में आई आपको? बस काम की बात ये याद रखनी है कि अगर नहीं अगर आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन कब? जब फील्ड फोर्स हमारा, नहीं, फील्ड फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव, नहीं रिपल्सिव। और दूसरी बात कि आर बढ़ने से यू घटेगा जब फील्ड फोर्स हमारा, फील्ड फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ये बात क्लियर हो गई? तनियों शंका अगर मन में है तो बताओ, अगर नहीं आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा समझ भी लो। जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच का फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन तुम कम कर रहे हो, करने में कितना ज्यादा एनर्जी लग रहा है तुम्हें? नहीं, अरे इस दूरी पे दो पॉजिटिव चार्ज है, आपने इस दूरी पे रखा, कुछ फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन का आपको करना पड़ा होगा। आपने उनके बीच का सेपरेशन कम किया, फोर्स लगा, वर्क डन करना पड़ा, ज्यादा कि कम? इसका मतलब अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तभी तो तुमको ज्यादा वर्क डन करना पड़ा। और दूरी घटाओ, यानी कि जब जब दो पार्टिकल के बीच का रिपल्सिव फोर्स अगर एक्ट कर रहा हो और पार्टिकल के बीच का सेपरेशन डिक्रीजेज, पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन कब? जब फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। क्लियर है? सेपरेशन डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन द नेचर ऑफ फोर्स। अब मान लो दो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को तुमने यहां पे रखा, यहां पे रखा, तुम नहीं भी रखोगे फिर भी ये सटा रहेगा। मतलब तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ा इसको क्लोज में रखने के लिए, तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ा, यहां पे लिया है, कुछ वर्क करना पड़ा, कितना? मान लीजिए 10 जूल, यहां पे रखोगे वर्क कितना करना पड़ेगा? 10 से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और सेपरेशन अगर घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। सेपरेशन अगर घटा तो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी सेपरेशन अगर बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी घटी ना। नेगेटिव, अच्छा ये तो नेगेटिव में हो रहा है ना, सॉरी नेगेटिव में ना, ये सारी चीजें क्या हुई है? नेगेटिव में। और नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ज्यादा का मतलब क्या होता है? कम। नेगेटिव में ज्यादा का मतलब कम होता है। आई बात समझ में? सेपरेशन बढ़ रहा है तो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? यहां पे नेगेटिव का मतलब घटना होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट ना पीछे हो चुका है, जब हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताया था तो आपको वहां पे एक तरीका सिखाए थे, याद होगा, कि कैसे पहचानने कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव। याद है आपको डिफरेंशियल वाला तरीका? तो बस वही, हाँ, तो अगर वो आप समझ गए हैं तब ये समझना बड़ा आसान है, क्योंकि उसी से लिंक है ये, मतलब उसी का ये फॉर्म है। ठीक है, यहीं से वो कंसेप्ट बना था, पोटेंशियल ग्रेडियंट के तरीके से ही वो कंसेप्ट बना था कि कैसे आप पहचानेंगे कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। लगाएंगे हेडिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बाबू, पोटेंशियल ग्रेडियंट
देखो किसी भी चीज का ग्रेडियंट होता है, अगर करना हो डायमेंशनली हम बता रहे हैं, अगर आपको डायमेंशन निकालना हो, किसी का भी ग्रेडियंट निकालना हो, बाय टाइम कर दो, सॉरी बाय लेंथ कर दो, बाय एल कर दीजिए। यहाँ पोटेंशियल बाय लेंथ होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बिल्कुल होगा। ग्रेडियंट मतलब बाय एल ही होता है, ये सेंस है ग्रेडियंट का। आइए समझते हैं। देखो ये आपको बताएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्चुअल में ये आपको बताएगा कि रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करेगा ये, और इसके बीच रिलेशन बताता है। इससे आपको 3 डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा पोटेंशियल का, इससे 3 डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल का मिलेगा। खैर यहां तक बात करते हैं हम आगे। देखो बाबू, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो? बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क होता है। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, नहीं डिफरेंशियल फॉर्म हो, या मान लो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन हो, या मान लीजिए फोर्स हमारा वेरिएबल हो, तो हम लोग इसी चीज को क्या लिखते हैं, जो वर्क डन होता है, क्या वर्क डन को लिखते हैं एफ डॉट डी आर, यस और नो? एफ डॉट डी आर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? ये वाला फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म है ये, फिर बाद में इसको इंटीग्रेट करके ये डी डब्ल्यू होता है। चलो जो भी यूज करते हैं नहीं करते हैं बताइए। और यहां पे अगर हम यूज करना चाहें तो ये क्या होगा, वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। देखो बाबू, वर्क डन में कंजर्वेटिव है, मान लीजिए वर्क डन में ये फोर्स अगर कंजर्वेटिव हो तो वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स, क्या हम इसके प्लेस पे ये लिखें डेल यू इज, डेल यू लिखना अच्छा नहीं रहता है, इसको हम लिखते हैं डी यू, चेंज को, स्मॉल चेंज को डी यू लिख दें। ये क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया है कितना, और लिखते हैं डी यू स्मॉल लिख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव, ये पे नेगेटिव डाल दें यहाँ पे, माइनस एफ डॉट डी आर, यस और नो? क्लियर है? यहां से एक एक्सप्रेशन लिख लेगा कि अगर हम F इक्वल टू, ध्यान दो बाबू, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं। देखो इसे ही कहते हैं पोटेंशियल बाय लेंथ है ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तो मैं पहले से ही पता था, लिख सकते हैं। यानी कि फोर्स जो कंजर्वेटिव होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट होगा। नहीं समझे बात को भाई? ये सीधा सा डेरिवेशन है ना, फोर्स को लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय डी आर लिख सकते हैं। बोलो, अब यहां पे ना एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, यही वाला चीज लिखाता है ऐसे, इसी को ऐसे लिखते हैं, जैसे ये जो u है ना, इसको f, ध्यान देना, माइनस इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी आर यू, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर पोजीशन के रिस्पेक्ट में, समझ पा रहे? और ये वाला जो टर्म अभी अभी आपने देखा है, ये डी यू बाय डी आर है ना, ठीक है, ये किधर करोगे, या तो x में करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट किधर करोगे, x में करोगे या y में करोगे या z में करोगे ना। तो पार्शियल ये मान लीजिए आप, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कुछ अननोन कर देते हैं, जो भी। तो ये वाला जो टर्म है, ये इसे कहा जाता है ग्रेडियंट, इसे ही कहा जाता है ग्रेडियंट, और सिंबल होता है इसका डेल्टा। समझ पाए बात को? सिंबल इसका उल्टा डेल्टा ना, हाँ, ये डेल ऑपरेटर है जिसको नेबला कहा जाता है, नेबला। इसके 3 फंक्शन होते हैं मैथमेटिक्स में, बड़ा काम का चीज है ये नेबला, इसको नेबला ऑपरेटर कहते हैं। हाँ, ये डेल्टा है, डेल ऑपरेटर, इसको डेल या नेबला ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम होता है 3, ग्रेडियंट बताना, उसके बाद नहीं, ग्रेडियंट, कर्ल
और एक होता है ग्रेडियंट बताता है, कर्ल बताता है, तीन अलग अलग डिफरेंशियल, एक हाँ डिफरेंशियल, इसको कहते हैं, तीन डिफरेंट टास्क होता है जो अलग अलग ये परफॉर्म करता है। तो तुम्हारे सिलेबस में है ग्रेडियंट का इसका काम। ये नेबुला ऑपरेटर जो है ना, ये तुम्हारा जो यूज हुआ है यहाँ पे, तुम्हें ये डिफरेंशियल तुम्हें ग्रेडियंट फॉर्म देगा। ये मतलब ये ग्रेडियंट निकालने में तुम्हारी मदद करेगा, और कुछ है नहीं, बस डरावना सा लिखा हुआ है, इसका अलग अलग काम भी होता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो क्या हम इसी को, ध्यान देना, बस लिखने का तरीका है, कुछ नहीं। आपको ये समझ में आया ना, आपको जरूरत बस इसकी पड़ेगी। इसको लिखा ऐसे जाता है, F इक्वल टू माइनस डेल यू, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर यूज किए ना, ये ऑपरेटर माइनस डेल यू यूज किया जाता है। ठीक है, ये वेक्टर साइन देना है इसका ऐसे। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो कि कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे अपने सवालों में। अगर मान लो, ध्यान दो, अब इसे हम लोग x की टर्म में भी कर सकते हैं। याद होगा आपको, जब इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो y और z कांस्टेंट होता है, बता चुके थे। जब आप इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो वहां पे z और x कांस्टेंट होगा, बता रखे हैं ये बात, हाँ या ना? मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका ये वाला ऑपरेटर को ये वाला फॉर्म यूज करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो इसे, नहीं, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? y और z टेकन एज कांस्टेंट, y और z क्या होगा? कांस्टेंट। तो y एंड z कांस्टेंट हुआ। उसी तरह से अगर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे y की टर्म में, तो ये क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब यहां पे x एंड z क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर आप इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? हाँ, x एंड y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यस और नो? ये बात पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, बोलो अब सुनो। अगर हम इसे चाहते हैं कि सिर्फ x में फाइंड करें, तो y और z एब्सेंट, मतलब इसको सिर्फ आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको सिर्फ x डायरेक्शन में फोर्स पता चलेगा। अगर आपको इसको सिर्फ y के डायरेक्शन में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको y वाला फोर्स पता चलेगा, z में करेंगे तो z वाला फोर्स पता चलेगा। बोलो बोलो। मतलब ये हुआ कि ओनली फॉर x डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा x डायरेक्शन में कब? जब आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसे? u को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। दूसरा, ओनली फॉर y डायरेक्शन, अगर y डायरेक्शन में आप इसे करेंगे तो आपको Fy मिलेगा कितना? माइनस डेल यू डेल x। और अगर ओनली फॉर z डायरेक्शन की बात करें तो बताइए Fz आपको मिलेगा माइनस डी यू डी जेड। बोलो, मिलेगा? बस हो गया, मिल गया। सबको कंबाइन करना है। वैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते थे इसका, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको हम रिजल्ट डाल के फिर इसको मिक्स करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स आई जे के लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का। नोट कर लीजिए इसे, ये ऐसे लिख ही देते हैं, फिर नोट करिएगा। तो यहाँ पे आपका अगर हम इसको अब कंबाइन करें तो ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं, अगर तीनों इन्वॉल्व हो, ना सिर्फ x हो, ना सिर्फ y हो, ना सिर्फ z हो, तो तीनों हो तो क्या करेंगे? कंबाइंड फॉर्म यूज करेंगे इसका। नहीं, अगर इफ मोशन इज इन 3 डायमेंशनल, अगर मोशन 3 डायमेंशनल हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, तब आप f यूज करिए इस फॉर्म में। नहीं, माइनस ऑफ
एफ अगर एफ यूज करिएगा तो एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप यूज करिए। या अगर आप चाहते हैं इसका ग्रेडियंट फॉर्म लिखें तो ये सीधा सा हो गया नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ डेल यू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू डेल जेड के कैप। एक्चुअल में हमें ये फॉर्मूला आपको लिखाना था, ये सीधा सीधा किताबों में लिखा रहता, हम सीधा ये भी लिख के काम कर सकते थे। ये हुआ आपका 3 डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का। नोट करिए, सवाल बताएं आपको। देखिए कहा यह गया कि एक सिस्टम को इस पोटेंशियल एनर्जी रीजन में छोड़ दिया गया, तो सिस्टम पे कुछ फोर्स लगा होगा नहीं? किसी पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसा वेरी कर रहा है, एक्स वाई पे वेरी कर रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा ना। वो फोर्स कौन सा है ये बताओ। और कभी कभी लिमिट देके फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो लिमिट से इंटीग्रेट कर देंगे, सीधी सी बात है। आपको पता है कि फोर्स इज गिवन बाय माइनस डेल यू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू डेल जेड के कैप होता है। अब यहां पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि इस पार्टिकल का जो फोर्स है वो 2 डायरेक्शन में 2 डायमेंशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे एक्स और वाई। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, आपका यू गिवन है कितना एक्स स्क्वायर वाई। तो अगर हम डेल यू डेल एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, ये मिलेगा ना एफ एक्स कितना होगा डेल यू डेल एक्स। डेल यू डेल एक्स का मतलब हो गया कि यू का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई डेल एक्स। बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को इंटीग्रेट करिएगा तो वाई तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो बेचारा वाई बाहर आ जाएगा, वाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। सॉरी एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर का बाबू एक्स स्क्वायर का 2x होगा, मतलब 2xy आया। उसी तरह से f अलॉन्ग y में कितना लग रहा है du dy नहीं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई और dx। इसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट हुआ और y का 1, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर आया। तो अगर आप इसी को कंबाइन करोगे तो आंसर क्या होगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एफ एक्स नेगेटिव ऑफ ना, क्योंकि सब में ये नेगेटिव होता है, दिख रहा है आपको नेगेटिव ऑफ, तो नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव ऑफ एफ एक्स कितना आया 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, मतलब ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बोलिए, नहीं समझे? ठीक है, कहां पे कहां पे भाई, ये वाला यहां पे, हाँ समझ पाए बात को, हैं? बोलिए, चलिए, गुड क्वेश्चन। इसके लिए तो तुम्हें ये बात तुम ना बताना, लोगों को बताओगे कि जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो क्यों कांस्टेंट हो गया। भाई जिसके रिस्पेक्ट में जिसको करोगे डिफरेंशिएट, उसके अलावा और भी अगर कोई होगा तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वेरी करेगा, वाई तो कांस्टेंट रह जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में एक्स वेरी करेगा। इसीलिए साधारण लैंग्वेज में, आगे तुम खुद पढ़ोगे या तुम्हें पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज भी और अच्छा है। आपको एक कर्व समझ में आएगा इसके एप्लीकेशन से, और कर्व से आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा और बढ़िया से समझाएं। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व करेंगे। मिटा इसे, मिटा दें, हाँ। तो लगाएंगे हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल
एनर्जी कर्व। देखो बाबू, अगर मान लो, सुनो बाबू, अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हो एक्स का, डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का, वेरी करेगा, पोजीशन पे चेंज करेगा, आर कर देते हैं, एक्स वाई जेड किसी में भी वेरी करेगा, या यहां पे हम लोग ग्राफ के लिए एक्स ले ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका कर्व जो बनता है, पहले वो कर्व बना देते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं कर्व को, पहले ड्रॉ कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ पाओ। ये कर्व लगभग बनता है कुछ इस तरह का, मतलब हम यहां पे तीन ही सिचुएशन ले रहे हैं, ये सिचुएशन बार बार रिपीट भी होती है, ये कर्व आपका रिपीटेशन होगा, रिपीट होगा, हम यहां पे जितनी आवश्यकता है वही ले रहे हैं, रिपीटेड मोड कर्व का नहीं ले रहे हैं। कर्व में तीन हिस्से होते हैं जो रिपीटेड मोड में चलते हैं कंटिन्यूसली, हमें जितनी की आवश्यकता है उतनी ले रहे हैं, कर्व का नेचर ऐसा ही होता है। अब ये नेचर आपको समझना है, इसको हम समझाते हैं, या ये आप यहां से ना पोटेंशियल ग्रेडियंट के ड्राइंग मतलब इक्वेशन को भी समझ के लिख सकते थे, हम ग्राफ दे रहे हैं फिर इक्वेशन से समझाएंगे, तो आप उल्टा खुद समझ लेना, ठीक है। आप ये बताइए, ये F इक्वल टू क्या था, माइनस डी यू बाई डी एक्स था। डी यू बाई डी एक्स मतलब समझते हैं क्या है ये, स्लो क्या दे रहा है, इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का स्लोप निकाला जाए तो फोर्स मिलेगा, यहां से पता चला है। और स्लोप कैसे निकालते हैं ये आपको भली भांति ज्ञात है, उसके बारे में ज्यादा हमें जानकारी आपको नहीं देनी है। कंटिन्यू करते हैं इसे। देखो बाबू, हम लोग तीन हिस्से इसके सेलेक्ट करेंगे और तीनों से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा उसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया ए और बी, ये मैक्सिमम पीक है, स्टार्टिंग ए और बी, ये मान लो सी है और यहां से डी, 1 2 3 रीजन है इसका, ठीक है। अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करें, पार्ट ए बी में ये बताइए एक्स बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल है बाबू, एक्स बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, एक्स बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हुआ एफ नेगेटिव के पॉजिटिव। ओहो, अरे भाई इससे ये तो समझ में आया ना आपका, डी यू बाय डी एक्स पॉजिटिव, इंक्रीजिंग नेचर का, पॉजिटिव मतलब यू इंक्रीजेज नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग। और आपको पता है कि F इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। आप ही बताइए फोर्स का नेचर क्या हुआ बाबू, फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स का मतलब समझते हैं क्या हो रहा है, नेगेटिव फोर्स का मतलब फोर्स डिक्रीज नहीं करता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा इंसान है, हाँ बोलो आप, चलो तुमको ऑप्शन दिए, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, हल्लो अट्रैक्टिव की रिपल्सिव बोलो रे। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल नेगेटिव फोर्स का मतलब हुआ नेचर आपका फोर्स का। अब यहां पे दो लोग हैं, आप किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात हाँ खुद का किस, ये उसका, यहां पे आपने जो क्या रिपल्सिव कहा ना, किसका कहा, खुद का कि उसका, फील्ड का, फील्ड का कि खुद का कहा आपने, ये तो बताओ। अरे फोर्स आपने रिपल्सिव कहा है यहां पे ना, तो फोर्स रिपल्सिव खुद का कहा कि उसका, सुनो सुनो, इंक्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब जैसे इंक्रीजिंग आपको याद है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच होता था, नहीं डिस्टेंस बढ़ने से आर उसका यू घटता था,
यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने से यू बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। सिचुएशन तो समझ में आ रहा है, ए वाले रीजन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे दो लोग हैं, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा और तुम्हारा नेचर फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब इसके फोर्स के अपोजिट। अब तुम बताओ किसका बोल रहे हो, तुम खुद का बोल रहे हो, एक्सटर्नल की बात कर रहे हो या फील्ड की बात कर रहे हो? जिसकी भी बात करो, तुम्हारी इच्छा। यहां पर हम लोग बात क्या करेंगे? फील्ड की। फील्ड का बताइए। नेचर अट्रैक्टिव। हाँ जी, नहीं समझे बात को? फील्ड फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव का। रे बगले, फील्ड फोर्स का नेचर क्या होगा? समझ गए? बहुत सुंदर। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं ना, जो फील्ड इसको खींच रही तो उसके अपोजिट आप ले जा रहे हैं, एक्सटर्नल अट्रैक्टिव कहा रहा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप चाहते हैं कि बीच का एनर्जी बढ़े। अगर एनर्जी बढ़े इसका मतलब क्या हुआ? आप ये से अट्रैक्ट करनी चाहती है, ये इसके अपोजिट आप लगा रहे हैं, जहां जैसा वहां पे होता था, जब वहां पे होता था। खैर छोड़िए, इतना जानना जरूरी नहीं है, ये समझ पाए ना, काफी है। मतलब ये हो गया कि यहां पे फील्ड फोर्स का नेचर हो जाएगा आपका बिल्कुल। फोर्स इज नेगेटिव मतलब हो गया कि फील्ड फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी बात, पार्ट 1 कंप्लीट। बोलो। और ये किस में होता है पता है? जिसका फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। किसका? हमेशा जिसके पास अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल का, स्प्रिंग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये नहीं काम करता है। समझाने के लिए तुम्हें हम बताए थे, ये आपका अट्रैक्टिव ऑलवेज किसके में होता है? सीधी सी बात है, उसको खींचोगे तब भी उसमें पोटेंशियल आएगा और कंप्रेस करोगे तब भी पोटेंशियल आएगा। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है कि एग्जांपल आपका हो गया इन स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ पाए? पार्ट बी की बात कर लें। पार्ट 1 क्लियर हुआ? देखो, अब यहीं से अगर तुम रिवर्स बैक जाओ तो तुम्हें ये वाला सेक्शन प्लॉट करना होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कह देते और बोलते प्लॉट करिए, तो क्या ऐसे प्लॉट करते ना आप? ए से बी तक करते ना? तब पार्ट 2 में हम लोग अगर बात करें बी से सी तक, कौन बताएगा? डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल बिल्कुल, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। नहीं, तो यहां से अगर हम बात करें तो इस रीजन में एक्स आपका डिक्रीजेज, एक्स इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी, एक्स डिक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज का मतलब है बाबू, सॉरी, एक्स इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो यहां पे डी यू बाय डी एक्स अगर हम बात करें तो नेचर कैसा होगा? नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटने का सेंस आ रहा है। इसका मतलब F का अगर वैल्यू पूछे तुमसे, F इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स होता है, तो F का नेचर यहां पे सीधा सीधा साक्षात पॉजिटिव। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, और यहां पे पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा रिपल्सिव, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक्ट करेगा। तो फील्ड फोर्स इज रिपल्सिव नेचर पूछा जाता है सीधा कर्व देके, और ये सवाल आया हुआ है आपके जेईई में, ग्राफ दे रखा था, ये पूछा गया था। फील्ड फोर्स इज कौन सा? रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर। सिर्फ यही नहीं, सिस्टम का इक्विलिब्रियम भी बता देगा। ये तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम बताएगा। ये ग्राफ से इक्विलिब्रियम पता कर सकते हो, देखना कंसेप्ट क्या है निकलता है। बहुत सुंदर कंसेप्ट है ये। फील्ड फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें, प्लीज सुन लो बाबू, अगर इसके पार्ट सी से डी में तो फिर इंक्रीजिंग वाली बात आ जाएगी। पार्ट हम लोग चलते हैं वहां पे, ये पॉइंट डी पे, एट पॉइंट डी, अगर पॉइंट डी पे बात करें, डेल यू बाय डेल एक्स 0, चेंज नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्स के साथ, एक्स के बढ़ने से कोई चेंज आया?
अगर कोई चेंज नहीं आया तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो। आई बात समझ में? मतलब उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। अरे नेट फोर्स कितना एक्ट हुआ? जीरो। नेट फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट जहां का वहीं रहता है कि नहीं रहता है? कुछ भी कर लो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे बात को? यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होगा। बात करेंगे अभी। ये बात समझ पाए? अगर यहां पे हुआ तो जीरो होगा, यस और नो? नहीं। अब सुनो, यहां से तो तुम्हें ये समझ में आ गया बाबू। देखो इसको देखने से तुम्हें ये पता चल गया कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या सिर्फ यहीं पे ये इक्विलिब्रियम शो करेगा? आइए पता करते हैं। और कहीं कहीं फोर्स जीरो हो रहा है क्या? चेक करते हैं। एक फोर्स आपको यहां पे जीरो मिला, क्या और कहीं फोर्स अगर जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? पता करें। अच्छा यहां पे फोर्स आपने जीरो क्यों कहा? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, इसलिए कहा ना। हम इसको ऐसे कहें कि डेल यू और डेल एक्स जीरो आया है, एक ही बात है ना। तुम कह रहे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, हम कह रहे कि डेल यू डेल एक्स जीरो आया है, मतलब इसका स्लोप जीरो आया है, स्लोप जीरो आया है। चला यहां पे स्लोप बताओ तो, सी पॉइंट पे, बी पे बताओ तो, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे होता है। बताओ सी पे स्लोप, बी पे स्लोप। जब पार्टिकल बी पे होगा, जब इस पोजीशन पे पार्टिकल होगा इक्विलिब्रियम में होगा, जब पार्टिकल इस पोजीशन में होगा इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम तीन पोजीशन पे शो कर रहा है ये। इसका मतलब यहां से 6 ये आई बात। हाँ ये बात आई कि एट पॉइंट बी जो कि मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, नहीं सी एंड डी, डी यू बाय डी एक्स बिकम्स जीरो। मतलब इन दैट सिचुएशन, नहीं इन दैट केस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बोलो कुछ पल्ले पड़ा? थोड़ा सा कुछ पल्ले पड़ा? थोड़ा सा भी है? सस्पेंस तो अब है, अभी तक तो कुछ नहीं था, अब सस्पेंस आएगा और सस्पेंस बताएंगे कल। हाँ चेंज बताएगा ना बाबू, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ना, चेंज जीरो आया ना तो मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ ना। स्मॉल में चेंज नहीं ना आया। कौन सा केस में बाबू? ऑल केस का क्या मतलब बताओ? हाँ तो वो रीजन है ना, ए से बी रीजन लिया हमने, ए से बी तक का रीजन लिया हमने। अगर आप यहां पे लेते हैं ना तो जीरो आएगा। तो बहुत, जैसे कोई पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, कुछ नहीं रेस्ट में है, ऐसे तुम कह रहे हो तो मतलब तो साफ है वही है। नहीं समझे बात को? आप पूरे सिस्टम को देखो रहे हो कि उसके छोटे से इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए पार्टिकल तो रेस्ट में है। नहीं समझे बात को? वो तो है ही। क्या इसमें कहानी पार्ट 2 बाकी है, जो कि इससे और इंटरेस्टिंग बात है। एक बार इसको रिकैप कर देते हैं, बची हुई कहानी हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे जल्दी होगा। हमने चाहते हैं कि नहीं, सॉरी परसों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जब भी होगा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पार्ट में होगा इसका पार्ट 2। समझ लो ये है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। इस कर्व के माध्यम से हम लोगों ने ये समझा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ता है और बढ़ेगा तो उसका कर्व कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो कर्व कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो क्या होगा। आपको ये पता कैसे चला? पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फोर्स का नेचर, फील्ड फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव इन नेचर का होगा। अगर जैसे स्प्रिंग फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, उसका कर्व हमेशा ऐसा वाला ड्रॉ होगा। उसी तरह से अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव होगी, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, मतलब फोर्स का नेचर पॉजिटिव होगा, फील्ड फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर जीरो आ रहा है मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। और ये तीन ऐसे पोजीशन होते हैं जहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, डिफरेंट टाइप के।
सारे इक्विलिब्रियम एक टाइप के नहीं है, 3 डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम है। हाँ इक्विलिब्रियम तो है ना, डिफरेंट टाइप हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो 3 ऐसे पोजीशन आपको मिल जाएंगे। एक पोजीशन मिल रहा है आपको मैक्सिमम पोटेंशियल पे, एक पोजीशन मिल रहा है आपको मिनिमम पोजीशन पे, और एक पोजीशन मिल रहा है जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। किताबों में लिखा रहता है एट मैक्सिमम पोटेंशियल पी मैक्स सिस्टम रिमेन इन कौन सा इक्विलिब्रियम, अगली क्लास में बताएंगे। लिखा रहता है ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो ये वाला इक्विलिब्रियम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो ये वाला इक्विलिब्रियम होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो ये वाला इक्विलिब्रियम होता है। ये कंसेप्ट बनता है यहीं से, समझ पाए बात को। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।